साथ में आना है तो आज आओ, चुनाव के बाद आने का कोई फायदा नहीं। लोकतंत्र में संविधान को बचाना है तो आज बचाओ, कल कोई बचाने का फायदा नहीं। और अपने वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराना है तो आज हराओ, कल कोई हराने का फायदा नहीं है। बताया कि कितना जरूरी है हमारे लिए संविधान और लोकतंत्र, और इसी ने हमको सब कुछ दिया है। अब मैं ये ना कहकर आपको ये बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र और संविधान को कैसे खतरा है। अगर आपको लग जाए कि ये खतरा है तो आप हाथ उठा के बता देना कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, और फिर इसको कैसे बचाना मैं इस पे बात रखूंगा। 5 से 10 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहली बात, संविधान इस देश की मैं समझता हूं एक तरीके से आत्मा है। जैसे एक शरीर है हम सब लोग, अगर संविधान ना हो तो ये आत्मा जैसे निकल जाती है तो व्यक्ति मर जाता है, ऐसे आत्मा के रूप में संविधान काम कर रही है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि ये जो संविधान है, ये जितनी एपिक यहाँ पे किताबें हैं, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे कुरान पाक हो, इन सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ है, एक मिनट सुनील बॉस जी एक सेकंड, इन सबसे कोई बड़ा ग्रंथ है तो ये एक महान ग्रंथ है भारत का संविधान। क्योंकि इसमें सबसे बेहतरीन काम क्या किया है, इसी ने, इस संविधान की वजह से ही हम अपने धर्म को चुन सकते हैं। मैं चाहूं तो हिंदू धर्म में बिलीव करूं, मैं मुस्लिम बन जाऊं, मैं क्रिश्चियन बन जाऊं, मैं बौद्ध बन जाऊं, मैं जैन बन जाऊं, मैं पारसी बन जाऊं। अगर मैं हिंदू भी हूं तो मैं वाल्मीकि जी को मानूं, मैं माता शेरावाली को मानूं या किसी भगवान को मानूं। अगर मैं क्रिश्चियन बन जाऊं तो मैं किसको मानूं। ये सब इस संविधान की वजह से ही है। संविधान एक लिबर्टी देता है और समानता का अधिकार देता है कि आप लोग जिस भी धर्म को चाहें, जिस भी इबादत को जैसे करना चाहें वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस संविधान में बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, जो गरीब का भी एक है, अमीर का भी एक है, महिला का भी है और पुरुष का भी है, शहरों में वाले रहने लोगों का भी और गांव में रहने वाले लोगों का भी है। सभी के वोट की ताकत उतनी है जितनी एक गरीब व्यक्ति की है। यह इस संविधान की खूबसूरती है। और तीसरी इस संविधान की सबसे महत्वपूर्ण खूबसूरती क्या है कि इस संविधान में लिखा है कि भारत का देश धर्मनिरपेक्ष होगा। धर्मनिरपेक्ष मतलब यहां किस्म किस्म के फूल का एक गुलदस्ता बनेगा और वो गुलदस्ता जो है वो एक चमन बना के महकेगा। यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और भी कोई नया धर्म बनाना चाहे, कोई नया पंथ बनाना चाहे, वो अपना पंथ बनाकर फ्रीडम से रह सकता है। ये संविधान की बहुत बड़ी खूबसूरती है। अब इसको खतरा कैसे आ रहा है? खतरा इसको इस विचारधारा से आ रहा है क्योंकि देश में पार्टियां बदलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, सरकारें भी आती जाती रहती हैं, लेकिन विचारधारा दो ही है। एक विचारधारा जो है वो इस देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। एक विचारधारा वो है जो सांप्रदायिकता फैलाने वाली है। एक विचारधारा वो है जो जाति पाति की बात करती है। एक विचारधारा वो है जो धर्म की बात करती है। एक विचारधारा जो है जो ऊंच नीच की बात करती है। एक विचारधारा जो है जो रंग भेद करती है। एक विचारधारा वो है जो संविधान को नहीं मानती है। एक विचारधारा वो है जिसने इस देश की आजादी के लिए अपना एक खून का ड्रॉप तक नहीं बहाया। और दूसरी विचारधारा वो है जिसने हम सब लोगों को, विशेष रूप से कमजोर तबके के लोगों को, वंचित वर्ग को समाज में कुछ आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं उनका कोई पैरोकार नहीं हूं, ना कोई उनका चमचा हूं। हमारी लड़ाई उनसे भी थी और उनसे भी रहेगी दोबारा। और जब जब मौका मिला हमने उनको मजा भी चखाया है कि आपने हमें दिया लेकिन कोई एहसान नहीं किया, कोई खैरात नहीं दी। लेकिन आज जिस तरीके से हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, 2004 को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 2004 में इस विचारधारा की सरकार थी, आप सब लोग, ज्यादातर यहां एनडीएमसी के लोग हैं, 2004 से पहले परमानेंट नौकरियां लगती थी। इन्होंने विनिवेश मंत्रालय बनाया और उन शौरी को मंत्री बनाया और देश के सारे फायदे में जितने हमारे विभाग थे उनको घाटे में दिखाकर उनको एक एक करके बेचना शुरू किया। और पूरे देश में हम सब लोगों पर ठेकेदारी प्रथा का जो इन्होंने कुठाराघात किया है, ये इस विचारधारा का सबसे पहला जो था, संविधान को इन्होंने खतरा दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें लगा आरक्षण के माध्यम से हमारे लोग थोड़ा थोड़ा तरक्की करने लगे हैं, पढ़ने लिखने लगे हैं, उनको नौकरियां मिलने लगी है,
उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कुछ सफलता मिलने लगी है, इन्होंने उसको रोकने के लिए इन्हें लगा कि अगर बराबरी आ गई तो ये लोग हमसे आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और हमसे सवाल जवाब करेंगे। ये आज भी चाहते हैं कि हम लोग इनसे आंखों में आंखें डाल के बात ना करें, सवाल जवाब ना करें और हम लोग शिक्षित ना हो, हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से संपन्न ना हो, इकोनॉमिकल एम्पावर ना हो। इसको रोकने के लिए इन्होंने ठेकेदारी प्रथा हम सब लोगों पर थोपी। उसके बाद इन्होंने पेंशन, जो लोग सरकारी अगर लग गए थे, पहले तो नए लोगों को लगने से रोका और जो लगे हुए थे इन्हें लगा अब इनको भी लास्ट तक पेंशन मिलेगी तो भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, घर मकान बना सकते हैं, शिक्षा दीक्षा दिला सकते हैं। तो पेंशन को भी रोकने का काम इसी विचारधारा ने किया और आज देश इस हालात में है कि देश का 83% युवा जो है वो आज बेरोजगार है। आज वो ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स करके, एमबीए करके, चार्टर्ड अकाउंटेंट करके, इंजीनियरिंग करके, एमबीबीएस करके आज वो रोजगार के लिए तरस रहा है। और देश के प्रधान सेवक उनको एक आइडिया दे रहे हैं कि आप लोग पकोड़े की रेहड़ी लगा लीजिए, पकोड़े तल लीजिए, ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक स्टैंड अप है। आप समझ लीजिए, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाले लोग आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं। इसका मतलब 5 किलो राशन मुफ्त का मतलब यह है कि देश के लोगों पर आज अपने लिए खाना कमाने के पास पैसा नहीं है, वो केवल सरकार पे 5 किलो राशन, चावल और दाल के लिए डिपेंडेंट हो गया है। यानी कि इन्होंने पूरे देश को एक तरीके से भिखमंगा बना दिया है। हमें देश के 5 किलो, किसी भी सरकार से 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो अपने बच्चों का रोजगार चाहिए, हमें चाहिए तो आर्थिक समानता चाहिए, हमें चाहिए कि हमें समान शिक्षा के अवसर मिले। इसी लड़ाई के लिए सब लोगों को लगा कि क्यों ना लोकतंत्र को बचाया जाए। अब लोकतंत्र के बारे में अगर मैं बात करूं, आप कहोगे लोकतंत्र को कैसे खतरा है, लोगों का तो राज चल रहा है। आज जो ये विचारधारा है, मैं कहता हूं हम सब लोग यहां बहुत साधारण लोग हैं और लगभग 99% हम एक वंचित समाज के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। आप समझ लीजिए हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारी स्थिति जब ऐसी है, हमसे बड़े लोग, मैं बात कर रहा हूं देश की प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी की, जो देश की सबसे पुरानी और सबसे प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है, चुनाव डिक्लेयर हो गया, उसके खाते फ्रीज कर दिए, उसको 1300 करोड़ रुपए का इन्होंने पेनल्टी लगा दी और उसके 2400 करोड़ रुपए जो थे वो खाते बंद कर दिए ताकि वो चुनाव ना लड़ सके। ये ऐसे हो गया कि मैं वीर सिंह जी के पूरे घर के खाते बंद कर दूं, अब बोलो अब खाओ कमाओ, देख बताओ कैसे समाज सेवा करोगे। जब इनके घर में खाने को नहीं होगा तो कहां से समाज सेवा करेंगे। यही ये प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। देश में जब चलता चुनाव है और आचार संहिता लागू है, झारखंड के मुख्यमंत्री जिनके पिताजी शिबू सोरेन साहब थे और अब हेमंत सोरेन साहब, एक सीएम को उठा के 22 साल पुराना कोई केस लगाकर मुख्यमंत्री को ये अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरा उदाहरण, दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री जिनके पास बहुत जबरदस्त मैंडेट था, उनको एक केस में लगाकर चलते चुनाव में अंदर कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब देश के सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी अगर सुरक्षित नहीं है, देश के 2-2 मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, देश का विपक्ष सुरक्षित नहीं है, देश में 4-4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता से गुहार लगा रहे थे कि हमें बचा लो, इस सरकार का हम पर इतना दबाव है कि हम फ्री एंड फेयर फैसले भी नहीं कर सकते। देश की जुडिशरी जब इस वक्त खतरे में है, देश की मीडिया जब इस वक्त खतरे में है, देश का नौजवान जब इस खतरे में है, देश की महिलाएं खतरे में है, आप सोच लीजिए तो लोकतंत्र को कैसे खतरा नहीं होगा। और मैं और मेरा समाज, आप जो लोग बैठे हैं, हमें तो इस लोकतंत्र पर आज इतनी हंसी आती है और संविधान को जिस तरीके से इन्होंने तार तार किया। दिल्ली के बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ बर्बरतापूर्ण जघन्य अपराध किया गया, उसके साथ दुराचार, अनाचार, बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीभ को काट दिया गया। जब उसको सफदरजंग हॉस्पिटल लाया गया, यहां उसका इलाज नहीं हुआ, उसकी मृत्यु हो गई और रातों रात उस पर पेट्रोल डालकर उसके घर वालों को लाश ना देकर उसकी बॉडी को क्रिमेट कर दिया गया। आप समझ लीजिए लोकतंत्र कहां बचा है। आज मणिपुर के अंदर हमारे सैनिकों की जो पत्नियां थी, उनको नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा था और देश की ये विचारधारा, इनके मुंह से आज एक शब्द नहीं निकला। जो लोग कह रहे थे बहुत हुआ,
महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार फलाना सरकार। आज देख लीजिए, आज उनके मुंह सिले हुए हैं, उनके मुंह में दही जमी हुई है। यही हमारा कहना है कि इस देश में जब इतने बड़े बड़े संस्थान सुरक्षित नहीं है, आज देश में ईडी का दुरुपयोग कितना हो रहा है, आज देश में सीबीआई का कितना दुरुपयोग हो रहा है, आज देश में इनकम टैक्स का कितना दुरुपयोग हो रहा है, आज देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में फंस गया है। पहली मीटिंग जो हमने शुरुआत की थी वो प्रशांत भूषण जी के माध्यम से की थी, जो बहुत ही देश के सबसे प्रतिष्ठित वकील हैं आपके पीछे गढ़वाल भवन में। उसी दिन उन्होंने केस जीता था इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का। और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड अब तक का सबसे बड़ा देश का महाघोटाला है। जब से 75 साल इस देश की आजादी को हुए हैं, कितनी सरकारें आई थी, कितनी सरकारें चली गई थी। हो सकता है लोगों ने सरकारों में घोटाले हो गए, लेकिन उन सारे घोटालों को भी मिला लिया जाए तो उसके भी 4 गुना घोटाला ये हुआ है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का। और उसको ये नहीं बता रहे थे, ना ये छुपा रहे थे, वो माननीय प्रशांत भूषण जी ने एक्सपोज किया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाकर डंडा मारा और कहा 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इंटरनेट पर लिख दीजिए, अपनी वेबसाइट पर लगा दीजिए कि किस किसने किसको चंदा लिया। और पता लगा कि जो इनके बिजनेसमैन दोस्त हैं, जो इनके व्यापारी दोस्त हैं, उन दोस्तों ने सारा चंदा एक ही पार्टी को दिया, यानी कि इस हाथ दे और उस हाथ ले।